नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे और उसके साथ जो भी हमारे पास लोग हैं वो जल्दी से जुड़ें और बाकी जो अपने इष्ट मित्र हैं उनको भी शेयर करते रहें क्लासेस। उम्मीद है कि सभी को जो है ये प्रैक्टिस सेट फ़ायदेमंद लगा होगा या एक तरीके से ये कहा जाए तो फ़ायदा देने वाला लगा होगा या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। और धीरे-धीरे अभी हम प्रैक्टिस के सेट की शुरुआत किए हुए हैं। तो अभी जो हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा वो थोड़ा-सा लो लेवल का रहेगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बेकार टाइप का है। जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, अंडमान का हो, राजस्थान का हो, यूपी गवर्नमेंट का हो, या बिहार में जो डीएसओ की वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम हो, तो उन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो पूछे गए हैं। और उसके साथ-साथ हम लोग यहाँ पे जो मतलब प्रैक्टिस सेट है, उसकी शुरुआत किए हुए हैं। ठीक है? चलिए, एक बार थोड़ा-सा आप लोग कन्फर्म करिए कि लाइट और मतलब आपको स्पष्टता मतलब दिख रही है और आवाज़ वगैरह में क्लियरिटी है या नहीं है? ठीक है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस के लिए जो आप लोगों का जेएसओ का ग्रुप है, इसके लिए यहाँ पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है जो जेएसओ एग्जाम के लिए, स्पेशली जेएसओ एग्जाम के लिए है। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये L1 क्लासेस का हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। और अगर आप यहाँ पे L1 क्लासेस प्रयागराज आप अगर सर्च करते हैं, इस लोगों के साथ एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर में जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जो कोर्सेस 11 क्लासेस के चल रहे हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा, ये हमारे जो 2024 के 24 बैच के जो हीरो लोग हैं उनकी एक झलक है। उम्मीद है कि इस साल के जो एग्ज़ाम हैं, जो 25 वाले एग्ज़ाम है उसमें भी अगले साल जब 26 में पढ़ाया जाए आपको तो उसमें आपकी फ़ोटो लगे। इसलिए इस तरीके से मेहनत करिए और आइए हम लोग यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में पहला क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे, तो व्हिच सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कैन नॉट बी डिटरमाइंड इफ डेटा हैज़ ओनली टेक्स्ट कैटेगरी। टेक्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्मेट है हमारे पास डेटा का, तो उस केस में कौन सा यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसी का मान हमें यहाँ पे या इसका जो हमारे पास 4 विकल्प है उसमें से उस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बताना है जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इस केस में देखेंगे हमारे पास अरिथमेटिक मीन ही एक ऐसा हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसके लिए हमें न्यूमेरिकल डेटा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? न्यूमेरिकल डेटा की आवश्यकता पड़ती है और इस न्यूमेरिकल डेटा के माध्यम से ही हम इसका जो है मतलब यहाँ पे मान कैलकुलेट कर पाते हैं। हाँ नितिन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मीन ऑफ 1 2 3 अप टू 100, मतलब 1 से 100 तक के अंकों का औसत क्या होगा। अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन के लिए आपको बताया गया था कि फर्स्ट या नेचुरल नंबर का जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है किस तरीके से आता है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अर्थमेटिक मीन की अगर बात करें तो n+1/2 हो जाता है। ये 100+1/2 मतलब 50.5 आपका आंसर होगा। ठीक है? 50.5 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो यही होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 पार्ट्स। 10 पार्ट्स में कौन सा जो है हमारे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता है।
तो ये क्या होता है, डेसाइल। डेसाइल हमारे पास एक ऐसा मेजर होता है, ऐसे 9 पॉइंट जो किसी भी सीरीज को 10 बराबर भागों में बांटते हैं, वो डेसाइल कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए वेरिएबल्स, हाँ, ए वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन पीक इज कॉल्ड। जब हमारे पास, कल भी हम बताए थे आपको कि अगर हमारे पास वन मोड है, वन पीक का मतलब मोड होता है, अगर एक मोड है तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होता है। ठीक है। और दो मोड हैं, दो मोड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये बाई मॉडल होता है। ठीक है। तीन मोड है तो ट्राई मॉडल, मल्टी है मतलब ढेर सारे हैं तो मल्टी मॉडल उनको कहा जाता है। ठीक है। और इस केस में यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे वन पीक है, वन पीक है मतलब वन मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनी मॉडल होगा। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन डेटा इंटरप्रिटेशन सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स। डेटा व्याख्या में केंद्रीय जो प्रवृत्ति सहायता होती है, क्या मतलब सहायता मतलब किस चीज में यहाँ पे, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर बात की जाए तो उस केस में सेंट्रल जो टेंडेंसी होती है वो क्या बताता है। ठीक है। जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर हम निकालते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वो क्या हमें इवेल्युएट करने के लिए, क्या मतलब इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पे बताता है कि मैं हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं या किस तरीके के डेटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताइए अगला। अगले में यहाँ पे देखेंगे तो कंपेरिजिंग सॉरी कंपेयरिंग वैल्यू, कंपेयरिंग वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की जाती, क्योंकि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको बताया गया था कि जब हमारे पास स्कैटर डायग्राम ये होता है, तो अगर हमारे पास अगर डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक सेंट्रल वैल्यू का मान हम कैलकुलेट करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से, जो हमारे पूरे पूरे डेटा को एक पॉइंट के रूप में या एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हमारे पास है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, कि एक ऐसी वैल्यू, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि हमारे भारत का जो एवरेज लोगों की जो लंबाई है, कह दिए कि 150 सेंटीमीटर या 156 सेंटीमीटर या 160 सेंटीमीटर वो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भारत के लोग हैं उनकी एवरेज लंबाई 160 सेंटीमीटर के आसपास ही है, मतलब कुछ लोग ज्यादा हैं कुछ लोग कम हैं। ठीक है। ये इसका मतलब होता है। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है। चलिए अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच मेजर कैन बी बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। यहाँ पे जो कौन सा माप जो है द्विबहुलक या बहुबहुलक हो सकता है, इसमें देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कौन से मेजर की बात कर रहा है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है मीन मीडियन परसेंटाइल होगा नहीं, मोड ही होगा। मोड यहाँ पे, मोड के माध्यम से ही हम बता सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन में, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कम मतलब आया हुआ है। कारण ये है कि यहाँ पे इसमें लिखना चाहिए था किसके माध्यम से, किस मेजर के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल है, ट्राई मॉडल है, मल्टी मॉडल है, तो वो मोड होता है। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीन ऑफ 4 and 16, मीन ऑफ 4 and 16। तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 16/2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10। हम्म। ठीक है। हाँ नितिन जी। अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मीडियन इज ऑब्जर्वेशन इन एन ऑर्डर्ड सेट।
तो मीडियन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू होता है, फर्स्ट वैल्यू होता है, लास्ट वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है। तो मीडियन जब भी हम बताए हैं, मीडियन को बताया गया है आपको कि मीडियन किसी भी सीरीज का कि जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, उस सीरीज में जो हमारे पास मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ ये मिडिल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, मोड कैन बी फाउंड फॉर, मोड किसके लिए मतलब प्राप्त किया जा सकता है। तो मोड को आपको बताया गया था कि मोड ऐसी वैल्यू होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है किसी भी डेटा सेट में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो वैल्यू रिपीट होती है उसको हम कहते हैं ये हमारा मोड है। तो अब इतनी ही ट्रिक से अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बोलिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा ओनली, ये जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दोनों डेटा हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो यहाँ पे रिपीट होगा वहां पे कैटेगोरिकल डेटा। अच्छा ये थोड़ा सा ऑप्शन में इसमें कमी है, यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा में भी मतलब यहाँ पे केवल कैटेगोरिकल डेटा के लिए मतलब कैटेगोरिकल डेटा भी है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो रिपीट हो रहा है तब भी हम मोड उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दोनों केस यहाँ पे हो जाएगा, बोथ केसेस में। ठीक है, बोथ इन न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, जो भी चीजें यहाँ बार बार रिपीट होंगी हम उसको कहेंगे ये हमारा मोड है। ठीक है, हाँ ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन है कि इफ मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। ठीक है, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये बताया गया है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आपको ये बताया गया था कि मीन मीडियन मोड में अगर इस तरीके से रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे तो उस केस में हमारे पास ये जो ग्राफ है या फिर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो शेप बनेगा वो किस शेप में बनेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम बोले थे क्या, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड के केस में निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि यही मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड हो तो उस केस में पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ नितिन जी सही है। हाँ दोनों लोगों का सही है, सुमाला विश्वास और नितिन जी दोनों लोगों का सही है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एवरी चेंजेस इन द डेटा सेट। तो यहाँ पे कोई भी चेंज अगर किया जाए तो उस केस में यहाँ पर कौन सा जो हमारे पास डेटा सेट है वो यहाँ पे परिवर्तित होगा, मोस्ट अफेक्टेड बाय एवरी चेंज इन डेटा सेट। हाँ एवरी चेंज इन डेटा सेट। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे एक ऐसा कौन सा जो है यहाँ पे मेजर है, ऐसा कौन सा जो है मतलब यहाँ पे टर्म लिखा गया है जो हर एक वैल्यू को काउंट करता है। मतलब हमारे ये कहने का कि हाँ नितिन जी, हाँ ठीक है ठीक है। तो अब इसमें मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा सेट लिखा गया है ये सॉरी ये जो हमारे पास मेजर लिखे गए हैं इसमें हमें देखना ये होगा कि कौन से न्यूमेरिकल टर्म होते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएशन न्यूमेरिकल टर्म में ही ज्यादा होता है, और किसकी प्रॉपर्टी है कि जो ऑल ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है। तो उस केस में हमारे पास एक ही ऐसा मतलब यहाँ पे मेजर है जो सभी ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, वहां पर जब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाए थे तो प्रॉपर्टीज में बताए थे कि इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग बहुत ही कम प्रभावित होता, फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग के माध्यम से बहुत ही कम इस पर प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब हो गया कि जो थोड़ा बहुत डेटा में चेंजेस होगा उसके अनुसार हमारा अर्थमेटिक मीन चेंज होगा, लेकिन मीडियन और मोड या क्वार्टाइल जो Q3 लिखा है थर्ड क्वार्टाइल, ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। ठीक है, अच्छा
जो पोजिशनल एवरेज है ये क्या है कि फ्लक्चुएशन, छोटे मोटे फ्लक्चुएशन से डिपेंड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तक परिवर्तन नहीं होगा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जब तक परिवर्तन नहीं होगा इनका मान चेंज नहीं होता है। हाँ नीतीश जी क्या कह रहे हैं सर? कमेंट क्या है? आपको बहुत लेट से शो होता है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट लेट से शो होगा क्योंकि जो चीजें हम बोलेंगे लगभग मान के चलिए कि 40 सेकंड के आसपास का, 30 से 40 सेकंड का डिफरेंस क्रिएट होता है। जो हम बातें 20-30 सेकंड पहले बोलेंगे वो आपको 20-30 सेकंड बाद जो है सुनाई देगी। ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो ग्लिचिंग होती है, मतलब जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो यूट्यूब पे जाता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुँचने तक ये 20-30 सेकंड का समय लगभग लगता है। ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है, इसीलिए तो थोड़ा सा लाइव क्लास में ये फ्लक्चुएशंस मतलब मैटर करते हैं। फिर मतलब फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग भी इसको मान सकते हैं, कह सकते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मीन हमें फाइंड आउट करना है, तो अर्थमेटिक मीन इसका फाइंड आउट करना है, तो अर्थमेटिक मीन इसका बता दीजिए जल्दी से। तीनों को जोड़िए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा -5 + 0 + 5/3 हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ ठीक है नितिन जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीडियन इज मोस्ट सुटेबल देन मीन व्हेन। हमारे पास मीडियन कब मोस्ट सुटेबल होगा? जब हमारे पास मतलब मीन की तुलना में मीडियन मोस्ट सुटेबल कब होगा? डेटा सिमेट्रिक हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेटा सिमेट्रिक होगा तो उस केस में मीन और मीडियन दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे, दोनों मतलब लगभग सेम वैल्यू देते हैं। ठीक है, बहुत उसमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होते हैं। डेटा इज ओपन एंड इंटरवल, हाँ ओपन एंड के केस में हम अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, जबकि मीडियन का हम यूज या मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल वैल्यूज आर सेम के केस में भी नहीं होगा और ऑल वैल्यूज आर स्मॉल के केस में भी दोनों का मान लगभग सेम आएगा। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन ऑलवेज डिफाइंड, मतलब निम्न में से किसमें औसत हमेशा परिभाषित होता है? तो यहाँ पर हमारे पास औसत मतलब एवरेज जो है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है उसको किन केसेस में हम लोग हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो किन केसेस में हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके देखेंगे। तो हमेशा ये न्यूमेरिकल डेटा के टर्म में, ध्यान में रखिएगा, न्यूमेरिकल डेटा के टर्म में हम इसका मान हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा के केस में। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, मोड इज मोस्ट यूजफुल व्हेन। मोड जो है हमारे पास कब मोस्ट यूजफुल होता है? ठीक है, तो अब इसमें क्या है, वी वांट टू नो एवरेज, नहीं एवरेज जानने के लिए नहीं होता है। वी न्यू वी कैलकुलेट द परसेंटेज, परसेंटेज भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वी नीड स्प्रेड, स्प्रेड भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। चारों में जो बेस्ट विकल्प है, वी वांट मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स। ठीक है, मोड की वैल्यू हम कैलकुलेट इसीलिए करते हैं कि हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा जो सेट हमारे पास है वो हमें मिल जाए, ताकि हम उसका यूटिलाइजेशन अपने बिजनेस पर्पज के लिए कर सकें। ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि आप कपड़े की दुकान पे जाइए या कोई भी मतलब रेडीमेड चीज़ों की दुकान पे जाइए, तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइज के, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, मोबाइल फ़ोन हों या इस तरीके से चाहे जो भी हों, वो स्पेसिफिक साइज की उनकी होते हैं और जो स्पेसिफिक साइज है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जो साइज होती है वो भारत में जो एवरेज मोड है, जो भारत में एवरेज जो साइज है वो साइज के ही चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं। भारत में जो लोग टी-शर्ट एवरेज साइज के पहनते हैं वो चाइना वाले नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लंबाई कम होती है।
वहीं अफगानिस्तान के लोगों को देखें, उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो वो हमारी टी-शर्ट मतलब हमारी साइज़ की टी-शर्ट नहीं पहन सकते हैं, ठीक है? वहीं और भी जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में देखेंगे, तो उसमें कई जगहों पे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मतलब हेल्दी होते हैं। तो उन उन केसेस में भी वहाँ पे हमारा मोड उन देशों के लिए, उन जियोग्राफिकल लोकेशंस के लिए उनके मोड अलग होंगे। हमारे यहाँ क्या है, स्पेशल जो साइज़ होती है, वो इसी तरीके से एक्सएल, एम या एस इसी तरीके से इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ठीक है? हाँ, नितिन जी, मोस्ट फ्रीक्वेंट ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मीडियन इज़ कैलकुलेटेड इन, माध्यिका की जो गणना है वो की जाती है किस केस में? रॉ डेटा ओनली, ग्रुप डेटा ओनली, बोथ ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा के केस में, या नन ऑफ दिस के केस में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बोलिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास डेटा सेट है, चाहे वो ग्रुप्ड हो या अनग्रुप्ड हो, ठीक है? ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, जब उसमें क्लास इंटरवल दे दिया जाए, क्लास इंटरवल बना दिया जाए। अनग्रुप डेटा का मतलब क्लास इंटरवल नहीं बनाया गया है। तो क्लास इंटरवल चाहे हो या ना हो, दोनों केसेस में हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है? हाँ, सी सही रहेगा इसका आंसर, कि दोनों केसेस में हम इसका मान कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि फॉर दिस द मोड इज, तो यहाँ पर अब बताइए हमारे पास कि 2 4 6 8, ये जो डेटा सेट है, इसमें कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा है। और जब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उस केस में मोड क्या होगा? कोई नहीं होगा। ठीक है? तो इस केस में हमारे पास नो मोड की कंडीशन आएगी। अगर एक भी इसमें ऑब्जर्वेशन रिपीट हो गया होता, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर 2 4 6 8 10 है। अच्छा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नो मोड होगा। ठीक है। अगला है कि विच एवरेज इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कौन से एवरेज का हम यूज करते हैं? तो जल्दी से बताइएगा। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए सुमाला जी क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प लिखिए, थोड़ा सा तो मतलब उसमें समझ में आएगा। जैसे इसके लिए डी गलत है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जब हम अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन बताए थे, तो उस केस में यहाँ पर आपको बताया गया था कि यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन का नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है? ज्योमेट्रिक मीन के लिए बताया गया था आपको वहाँ पर कि जब हमारे पास सेंसिटिव डेटा होता है, बहुत ही उसमें कैलकुलेशन माइनर स्तर पे करना होता है। जैसे उसमें एग्जांपल भी हमने दिया था क्लास में कि बीएससी का जो प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें बीएससी में जब प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, तो लॉगरिथमिक टेबल या ज्योमेट्रिक मीन का हम लोग ज़्यादातर केस में यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंसिटिव डेटा होता है जिसमें हमें एक छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन हार्मोनिक मीन का यूज हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज ग्रोथ, इस तरीके की चीज़ों में चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ध्यान में रखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज भी वहाँ पे बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर के केस में भी हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन, P90 इज इक्वल टू 80 इज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर देखिए P90 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे P50 होगा, मतलब 50th परसेंटाइल, यहाँ P1 होगा, यहाँ P90 है, और इसका मान क्या है यहाँ पे 80। 80 यहाँ पे मान इसका दिया गया है, इसकी वैल्यू जो है 80 दी गई है। तो उस केस में कह रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो गया कि इसके 90% ऑब्जर्वेशन इधर की ओर होंगे, और इसके 90% ऑब्जर्वेशन इधर की ओर होंगे। मतलब क्या, इधर की ओर 10% ऑब्जर्वेशन हुए, मतलब 90% ऑब्जर्वेशन इस वैल्यू से क्या होंगे? छोटे होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90% स्कोर 80 और लेस। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीडियन फॉर डेटा दिस इज, तो मीडियन के लिए अब बताया था कि मीडियन के लिए सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो 10
20, 30, 40, 50, ये हमारे पास डेटा सेट हुए। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? 5। तो इसमें बताया गया था कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में n+1/2th टर्म हमारा मीडियन होता है। तो n+1/2th टर्म, टूथ टर्म, ये क्या हो जाएगा? 5+1/2, मतलब तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है आपका? 30। तो यहाँ पे 30 आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इफ मोड 50 है, मीडियन 60 है, देन एप्रोप्रिएट मीन। तो यहाँ पर एक आपको फार्मूला बताया गया था। इस फार्मूले पे 2024 में 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका हम फार्मूला एक बताए थे कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स, सॉरी, मीन -2 टाइम्स मीडियन। ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। यही फार्मूला था या कुछ और था? ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया था। इस फार्मूले में अब हमें क्या लिखना है? मोड। मोड क्या है? 50। और ये क्या है? 3 टाइम्स मीन -2 टाइम्स मीडियन। मीडियन क्या है? 60 है। तो यहां पर देखेंगे मीन का मान क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा 50 प्लस 120, 120/3। ये हो जाएगा कितना? 170/3। ये हो जाएगा 3 से 15। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ। मोड 50 है और यहाँ पर मीडियन 60 है। अच्छा, 2 ना 12, 12 5 17। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 3 5 15 और 3 6 18, 56 के आसपास यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसका विकल्प शायद गलत टाइप हो गया है इन लोगों से। 56 के आसपास आएगा, नियर अबाउट 56। तो इसको यहाँ पे 56 कर लीजिएगा बस। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ नितिन जी। थ्री, ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इसमें थोड़ा सा गलत क्या हो गया? यहाँ पे मोड इज इक्वल टू क्या था? अरे यार, मोड इज इक्वल टू 3 MD -2 टाइम्स मीन है। ये थोड़ा सा फार्मूला है, इसको फार्मूले करेक्ट कीजिएगा। नहीं भाई, इसमें एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, एक सेकंड, एक सेकंड। आप लोग तो थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूज कर दिए। चलिए, ठीक है। हाँ, सुमाला जी काहे डिलीट कर दिए भाई? आपने सही लिखा था।
ये थोड़ा सा आपने जो है मतलब हम गलत, एक सेकंड हो गए हैं। आप सही थे यार, आपको मैंने देख के जो है बोला। हाँ, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड के केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये ऑप्शन थोड़ा सा जो है इसको देखेंगे, हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मोड का मान यहाँ पे कितना है, 50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 60 माइनस 2 टाइम्स मीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर देखेंगे तो हमारे हिसाब से यहाँ पे ये कितना आएगा, 2 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 3×18 -50। ठीक है, तो ये मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 130/2, और ये 65 आंसर होगा, 65 आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, टीचर गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। माला जी इसमें ध्यान में रखिएगा कि इसमें कारण ये है कि इस टाइप के जो एक्चुअली फार्मूले हैं, अभी थोड़ा सा हम एक पीएचडी का अपना थोड़ा कुछ रिसर्च का वर्क कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन की बातें हो रही थी एक मित्र से। तो हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, फार्मूले थोड़ी ना बदल जाएंगे यार। चलिए, हाँ भाई, देखो हमें क्या होता है कि कई सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, जैसे पॉपुलेशन स्टडीज भी, अभी इसके जस्ट पहले पॉपुलेशन स्टडीज वालों की ही क्लास चल रही थी, यूजीसी वालों की, उनका भी जो है मतलब इस टाइप का यही सारी चीजें पढ़ानी होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है यार, इसमें मतलब इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप सही थे, मैं गलत था यार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, मोड इज इक्वल टू 3md माइनस 2 टाइम्स मीन। इस फार्मूले पे 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 2024 वाले में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परसेंटाइल इज यूज्ड टू, परसेंटाइल यूज्ड कहाँ होता है, परसेंटाइल यूज कर का यूज हम तब करते हैं जब हमें पोजिशनल एवरेज बताना होता है। तो एवरेज यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन एवरेज के लिए नहीं किया जाता, ग्राफ के लिए नहीं किया जाता, डेविएशन के लिए नहीं किया जाता, यहाँ पर रैंक और पोजीशंस के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल वैल्यूज इन ए डेटा सेट आर जीरो देन मीन इज। तो यदि सभी मान अगर जीरो हो गए तो उस केस में क्या हो जाएगा, सभी मान अगर जीरो हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, मीन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर इसका। ठीक है, हाँ सभी मान जो है, ओके ओके, दोनों लोग सही हो, नितिन और, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, पहले फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स के, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से क्या होता है, n+1/2। तो यहाँ पे 20+1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो 10.5 यहाँ पे आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा इनटू। तो फिर से ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो गया, मैं भी इरिटेट हो गया। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि जो क्वार्टाइल डिवाइस डेटा इनटू, ये चार जो है मतलब भाग होंगे इसके, कोई इसका विशेष मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज बिटवीन Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे Q1 और Q3 के बीच में कौन सी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी, ऑलवेज लाई करेगी, ध्यान में रखिएगा ऑलवेज की बात कर रहा है। तो Q1 और Q3 के बीच में हमेशा यहाँ पर Q2 होगा। ठीक है, Q2 मतलब मीडियन।
हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन सा है? तो आपको बताया गया था अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। ये इतने यहाँ पे आपके क्या होते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है ये। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम इसको लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ मार्क्स आर इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट हैपेंस टू मीन। अगर कोई भी डेटा सेट है उसमें सभी ऑब्जर्वेशंस को 20% बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में हमारे पास जो नया अर्थमेटिक मीन आएगा वो कितना रहेगा या कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए बताया गया था कि नया मीन डी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए अपॉन एच, ये आपको बताया गया था, जहां पे ये चेंज इन ओरिजिन और ये चेंज इन स्केल होता था। तो यहाँ पर जो भी पुराना मीन है, जो भी अगर इसको हम डेटा सेट को बढ़ा देंगे तो नया अर्थमेटिक मीन, पुराने डेटा सेट को बढ़ाएंगे तो नया जो डेटा सेट होगा जो हमें प्राप्त होगा 20% से बढ़ाने से, उसका मीन भी हमें 20% बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, इंक्रीज बाई 20%। अगला क्वेश्चन है मीडियन ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इज। तो इवन नंबर जो मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर इवन हो जाए तो उस केस में मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो उस केस में क्या होता है, n प्लस 1/2th टर्म हमारा क्या होता है, ये होता है टर्म हमारा हो जाता है ये मीडियन। ठीक है, लेकिन इवन नंबर के केस में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपान 2, इसका एवरेज लेते हैं तो हमारा क्या होता है, मीडियन मिल जाता है। एवरेज ऑफ मिडिल टू वैल्यूज का जो हमारे पास एवरेज आएगा वो इवन नंबर के केस में हमारा मीडियन का काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोड इज प्रेफर्ड व्हेन। कब बहुलक को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता कब दी जाती है, जब हमारे पास कैसा डेटा हो, कंटिन्यूअस डेटा हो, ऑर्डिनल हो, नॉमिनल हो, स्क्यूड हो। बताइए जल्दी से इसका आंसर। डेटा सेट अगर हमारे पास नॉमिनल हो, ध्यान में रखिएगा, ऑर्डिनल डेटा है तो इसमें हमारे पास कई चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं। उसमें हम पोजिशनल एवरेज सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मीडियन, मोड, इस तरीके से। लेकिन जब नॉमिनल डेटा हमारे पास होगा तो इस केस में हमें यहाँ पे मोड को ही यहाँ पे प्रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, और हम वहाँ पे अर्थमेटिक मीन वगैरह को हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, नॉमिनल डेटा होगा। अगला है मीडियन इज प्रेफर्ड व्हेन। तो मीडियन का प्रेफर किया जाएगा जब हमारे पास क्या हो, डेटा जो है हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल या इस तरीके से, बताइए। तो इस केस में हमारे पास डेटा हमारे पास नॉमिनल होगा तो हम उसमें कई चीजें यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी वैल्यूज बराबर हो जाएंगे तो उस केस में मीडियन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यूनिमोडल हो जाएगा तो इसका मीडियन से कोई मतलब नहीं। लेकिन आउटलायर जब हमारे पास होगा, आउटलायर का मतलब जब अत्यधिक मात्रा में हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो जाए, नहीं, ऑल द एबव नहीं होगा नितिन जी। इसमें ये बताइए कि अगर हमारे पास सारी वैल्यूज बराबर हो जाए तो मीडियन का कोई मतलब है, वो तो मीडियन सेम हो गया ना। फिर सारी वैल्यूज अगर एग्जिस्ट सेम हो जाए, मतलब हमारे कहने का ये कि जैसे अभी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
तो इस केस में हमारे पास कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये 1/b - a अगर पॉइंट हो तो इस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की सभी वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं, और उस केस में यहाँ पर बोला जाता है कि इसका कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं करता, या ये भी दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है कि इसका जो हमारे पास मोड है वो इनफाइनाइट है। ए से बी के बीच में जितने नंबर हैं वो सभी इसके मोड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट जो ये इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे जो ओरिजिन से इसकी दूरी होगी ये हमारे मोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो उस केस में हम यहाँ पे प्रेफर्ड की बात कर रहे हैं। प्रेफर्ड कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं नॉमिनल के केस में भी, ठीक है, यूनी मॉडल के केस में भी, और ऑल वैल्यूज इक्वल हैं तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन जब हम प्रेफरेंस की बात करेंगे तो उस केस में हम यहाँ पे आउटलायर डेटा सेट की ही बात करेंगे। आउटलायर का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हो तो उसमें हमें मिडिल वैल्यू एक मिल जाए तो हम उससे एवरेज बता देंगे। हाँ नितिन जी क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 30D क्यों नहीं हो सकता स्क्यूड ऑप्शन क्वेश्चन 30 में? नहीं नहीं, स्क्यूनेस के केस में नहीं भाई। देखिए जब हमारे पास मोड हमारा इल डिफाइंड होता है, जब हमारा मोड इल डिफाइंड होता है तो उस केस में ही हमारे पास यहाँ पे स्क्यूनेस आती है। वहां पे हम स्क्यूनेस का मेजरमेंट मोड के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें क्या है, एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। तो एवरेज वैल्यू जब हमें निकालनी होती है तो उस केस में हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मोड का मान नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, या अनग्रुप्ड डेटा जैसे होता नहीं, अनग्रुप्ड डेटा के केस में भी हम मोड अच्छे से नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वहां पर हम यहाँ पे नॉमिनल डेटा सेट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा आप क्या कह रहे हैं नितिन जी? क्योंकि हम लोग निगेटिवली स्क्यूड में भी मोड इंपॉर्टेंट होता है। हाँ स्क्यूनेस में मोड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके माध्यम से हम बताते हैं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जब हमें मीन मीडियन मोड दिया हो तो हम ये बता देंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, निगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिक है, क्या है बता देंगे हम। लेकिन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो वो बेस्ट मेजर नहीं देता है, मतलब बेस्ट उसका एक तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं देता है, इसलिए हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नितिन जी बताइए। बोलिए भाई। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, माध्यिका का यूज कर रहा है। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियन की बातें कर लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज मेजर्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज अब यहाँ पे क्या मेजर करता है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम आपको बताए थे, या क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल रेंज की हम बात किए थे, तो Q3 - Q1/2 ये आपको बताया गया था, ठीक है। हाँ तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या मेजर करते हैं, तो Q3 और Q1 के बीच में देखेंगे तो 50% डेटा होता है, इसी का हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि इसका स्प्रेड कैसा है, इसका फैलाव कैसा है, या इसकी स्कैटरिंग कैसी है, ठीक है। हाँ तुम्हारा जी सी आंसर, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, मीडियन ऑफ दिस इज। तो अब यहाँ पे मीडियन देखिए क्या है, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की संख्या 5 है, तो 5+1/2 मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ 13, ठीक है सुमाला जी। मोड मीडियन दिया गया है, अप्रोक्सीमेटेड मीन। तो यहाँ पर जस्ट अभी इसका फार्मूला हम क्या लिखे थे, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स MD - 2 टाइम्स मीन, ठीक है।
तो मीन यहाँ पूछ रहा है, मोड क्या है, 70 है, इज इक्वल टू 3 इंटू 75 माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो ये मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा मीन इज इक्वल टू, ठीक है, 77.5 हो जाएगा आपका आंसर। हम्म, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच एवरेज इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे बताइए आप लोग, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए किस एवरेज का हम यूज करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, या फिर मतलब जहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत मैटर करती है, कि एक एक ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है, वहां पर हम किस एवरेज का यूज करते हैं, हार्मोनिक मीन, या फिर मोड, या फिर ज्योमेट्रिक मीन। इसमें किसका हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का हम सबसे अच्छा इस्तेमाल यहाँ पे यही होता है ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, हाँ ज्योमेट्रिक मीन। अगला क्वेश्चन है, मोड कैन बी फाउंड व्हेन, कब बहुलक निकाला जा सकता है। तो ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट, जरूरी नहीं है, वन वैल्यू इज रिपीट, तो डेटा इज इन डेसिमल्स, डेसिमल्स का कोई मतलब नहीं, डिफर्स की कोई मतलब नहीं, ओनली परसेंटेज आर गिवन नहीं, ये भी जरूरी नहीं। जब वैल्यू रिपीट करती है तो उस केस में हमारा यहाँ पे मोड हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मीन मीडियन मोड बराबर हैं सभी, यहाँ पे देखेंगे तो मीन मीडियन मोड क्या है, बराबर है, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या एक तरीके से कहा जाए कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। हाँ सुमाला जी, रिपीटेड वैल्यू के केस में, ठीक है। हाँ नितिन जी, नॉर्मल, ठीक है। अगला है, व्हेन ए वैल्यू अकर्स मैक्सिमम टाइम्स इट इज, तो जो वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होते हैं वो क्या होता है, मोड। ठीक है, मोड होता है। हाँ ठीक है सुमाला जी, सिमेट्रिक होगा, या उसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज दिस 60 630 एंड देयर मीन इज 21, तो वैल्यू ऑफ n इज, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये है 21 इज इक्वल टू 630 अपॉन n। ठीक है, तो इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। इस केस में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू हो जाएगा 630 अपॉन 21, ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 30। क्या है, यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई नितिन जी, यूनिफॉर्म एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमारे पास कोई ग्राफ आ रहा है तो ये इस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं है, वो सीधा सीधा चलता चला जा रहा है। ठीक है। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि Q1 और Q3 का मान दिया गया है, व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको बताया गया था क्या कि Q3 माइनस Q1 होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर। चलिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1। ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20, ये हो जाएगा 60। ठीक है, 60 है इसका आंसर हो जाएगा। नहीं भाई 60 सुमाला जी, अच्छा आप कंफ्यूज हुए हो। देखिए, जब हम क्वार्टाइल मतलब हम एक तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर दें, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज पूछ रहा है, यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। हाँ ठीक है वाला जी, यहाँ पे क्वार्टाइल रेंज की बात कर रहा है, तो क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है, Q3 माइनस Q1 होता है, लेकिन यहीं पर सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज लिख दिया होता या क्वार्टाइल डेविएशन लिख दिया गया होता, तब ये Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करते, तब उस केस में 30 आंसर आपका सही था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्वार्टाइल मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए बेटर आइडिया ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी। सापेक्षिक जो विविधता होती है उसका बेहतर संकेत कौन देता है। तो अब यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर आप अगर आंसर दे ले गए तब तो मैं मानूंगा कि जो है मतलब यहाँ पे हमने डिस्पर्सन अच्छे से पढ़ा हुआ है। बोलिए सभी लोग बोलिए, तभी बताएंगे हम इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पे आंसर होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या होता है कि यूनिट फ्री मेजर होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर देखेंगे तो सिग्मा पान एक्स बार इंटू 100 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास कैसा मेजर होता है, इसको हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के माध्यम से दो या दो से अधिक सीरीज जो हमारी रहती है उसके बीच में वेरिएबिलिटी हम चेक करते हैं। ठीक है, हाँ रिलेटिव मतलब होता है कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए नितिन जी अच्छा अच्छा आंसर दिए हैं, सुमाला जी ही आंसर अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा धीरे धीरे अब हम लोग इसका लेवल बढ़ाएंगे, अगले प्रैक्टिस सेट में थोड़े से टफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व करेंगे जो डिस्पर्सन और इसी से रिलेटेड होगा। मतलब अभी डिस्पर्सन तक हम आ रहे हैं, देखिए अभी सीरियल से चल रहे थे, अब यहाँ पे डिस्पर्सन वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। अब डिस्पर्सन वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर कोरिलेशन मोमेंट वाले कुछ क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, फिर उसके बाद एक दिन मिक्स करके टफ क्वेश्चंस की हम एक सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, वो अगले संडे को। अगला क्वेश्चन है कि इन ग्रुप्ड डेटा स्टैंडर्ड डेविएशन इज लोवेस्ट व्हेन डेटा इज। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा लोवेस्ट होगा जब हमारे पास क्या हो, डेटा, डेटा कैसा हो। तो उस केस में यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो जब हमारे पास वैल्यूज अगर हमारे पास सेम हो तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा लोवेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
नहीं, वाइडली स्प्रेड ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 1/n, या स्मॉल एन लिखते हैं पहले, स्मॉल एन समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन उतना छोटा होगा, ठीक है। और वो डिफरेंस कब जो है यहाँ पे हमारा डिफरेंस जो है छोटा होगा, जब वैल्यू सेम होंगी, मतलब सभी वैल्यू सेम होंगी तो अर्थमेटिक मीन सेम आ जाएगा और ये डिफरेंस छोटा हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, सिमेट्री के केस में ऐसा नहीं कह सकते। सिमेट्री के केस में जो हमारा ग्राफ होता है, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, सॉरी ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर एक ग्राफ जो है ये इस पॉइंट से इधर की ओर और इधर की ओर, इसका ग्राफ लगभग स्लोप जो है वो सेम हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक होता है। और इस केस में हम डिफरेंसेस जो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हैं, ये जरूरी नहीं हमेशा छोटे हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार्मूले में क्या है कि जब ये डिफरेंसेस कम होंगे तब उस केस में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का मान जो है वो कम होगा, ठीक है। तो ये दोनों के डिफरेंसेस कम कब होंगे, जब सभी वैल्यू सेम हो जाएं। हाँ, अगर ये ऑप्शन इसमें नहीं होता, ये ऑप्शन डी नहीं होता, तब आपका सिमेट्रिक आंसर सही था। फिर सिमेट्रिसिटी के केस में भी जो है मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस कम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज दिस, हाईएस्ट वैल्यू इज दिस, देन फाइंड लोवेस्ट वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू क्या था कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, यही तो था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हम यही निकाले थे। और जब हमारे पास अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्योंकि a माइनस बी यहाँ पर रेंज होता है और a प्लस बी। कारण जानते हैं इसको कैसे, फॉर्मूला याद आया कि जहां पे कोफिशिएंट ऑफ, हमें जहां पे भी कोफिशिएंट निकालना होता है वहां पे क्या करते हैं कि वो मेजर लिखते हैं, रेंज अपान एवरेज लिखते हैं जहां से वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे रेंज में यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है 0.2 इज इक्वल टू, जहां पे a हाईएस्ट वैल्यू होती है b लोवेस्ट वैल्यू होती है, तो a माइनस 60 अपॉन a प्लस 60, यहीं से सॉल्व करके a का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं या यही लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस 60 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 0.2 a प्लस 0.2 मतलब 6 दूना 12, 120 होगा, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 a इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 90। यही तो होगा यार, अरे सॉरी, हाईएस्ट वैल्यू यार ये है, हमने लोवेस्ट वैल्यू इसको कर दी है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा भी आज बहुत कैलकुलेशन गलत हो रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 60 माइनस बी अपॉन 60 प्लस बी, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे 60 माइनस बी इज इक्वल टू, 60 माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 दूना 12 प्लस 0.2 बी, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 माइनस होगा तो 48 हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू
1.2 बी, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 अपॉन 12। ठीक है, ये 40 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सुमाला जी काहे लिख लिख के डिलीट कर दे रहा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉमिनल। तो नॉमिनल स्केल पर अगर हमारे पास डेटा सेट है तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, बोलिए। नॉमिनल डेटा सेट के केस में, तो नॉमिनल ध्यान में रखिएगा, नॉमिनल डेटा सेट के केस में यहाँ पे हम एक तरीके से देखा जाए नाम मात्र के अगर डेटा सेट दिए गए हैं तो कौन सा जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो इसमें नन होगा, कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज के केस में ही इनका मान हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन है भाई। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला भी जस्ट लिखे थे, 1/n समेशन आई एक्स आई माइनस एक्स बार। नॉमिनल डेटा का मतलब क्या हो गया, वो एक तरीके से कहा जाए कि नाम मात्र वाले डेटा, मतलब जिसमें नाम मौजूद है। ठीक है, नाम मौजूद है, जिसमें नाम वगैरह दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लिस्ट है जिसमें 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का नाम अकेले दे दिया जाए, तो उस केस में हम इसका मान कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिक डेटा के केस में यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगला क्वेश्चन है कि मीन डेविएशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, मतलब जो मीन डेविएशन है ये बेस्ट कहाँ पे होता है, तो बेस्ट यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का फार्मूला आप लोगों को बताया गया है 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस ए। जिस पॉइंट से हम इसका मान कैलकुलेट करते हैं, अगर मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट हम ए निकाल रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारा मीन डेविएशन का फार्मूला हो गया। क्या लिख रहे हो, हाँ एक चीज नितिन जी ये देखिए यहाँ पे, अच्छा पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या। हाँ, विच मेजर कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉमिनल, नॉमिनल स्केल। अच्छा अच्छा, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है जानते हैं, प्रसारण माप प्रयोग, ये प्रसारण का मतलब समझ रहे हैं, ये डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहा है। किस मतलब हम इसका यूज करते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहा है। और जब मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात कर रहा होता है तो उस केस में यहाँ पर ये मोड जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं होता है। हाँ, नॉमिनल के केस में हम ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे मैक्सिमम टाइम से अगर नाम रिपीट हो रहा है या कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है तो उस केस में आप मोड कह सकते हैं, लेकिन वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिस्पर्सन नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है क्वेश्चन में, यहाँ पे विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऐसे लिख लीजिएगा, कैन बी यूज्ड व्हेन डेटा इज नॉमिनल। ठीक है, तो रेंज और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसका हम नॉमिनल डेटा के केस में हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली हमने हिंदी वाला पढ़ लिया था ना, हिंदी वाले में क्या है थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज में अंतर हो गया है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन का मतलब, हाँ ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है
कि मेजर मीन डेविएशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एवरेज ऑफ ऑल स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन नहीं लेते, स्क्वायर डेविएशन का मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये इसको स्क्वायर डेविएशन कहते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर ये जो लिखा गया है मॉड में लिखा गया है, तो मॉड में लिखा गया है तो ये इसको एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं। तो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब सबका जोड़ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट डेविएशंस। नहीं नीति जी, यहाँ स्क्वायर डेविएशन नहीं होगा, स्क्वायर हम लगाते नहीं है, क्योंकि मीन डेविएशन का हम फार्मूला ये लिखते हैं ना। स्क्वायर्ड डेविएशन वेरिएंस के केस में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ए मेजर दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज, जो एक्सट्रीमली लार्ज या फिर स्मॉल वैल्यूज से प्रभावित नहीं होता है। तो रेंज देखेंगे तो ये मिनी लोवेस्ट और हाईएस्ट जो भी वैल्यू होती है उसी से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये नहीं होगा। मीन में भी हम यहाँ पे एक्सट्रीमली हाईएस्ट एक्सट्रीमली लो वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, तो ये भी प्रभावित होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले में एक्स आई माइनस एक्स बार होता है, ये भी नहीं आएगा, क्वार्टाइल डेविएशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का पोजिशनल एवरेज है, ठीक है, जिसमें Q3 और Q1 का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ मेराज जी, रिकॉर्डेड क्लास ये यूट्यूब पे पड़ी होगी यार, ये सारी क्लासेस जो है, जो चैनल है L1 क्लासेस का, उस पर आप जाएंगे तो उसके वहाँ पे आपका ये पड़ा होगा, वहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसडी एंड वेरिएंस। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो हमारा एसडी होता है ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इन ए डेटा सेट। तो यहाँ पर सम ऑफ डेविएशंस, ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन। अब याद करिए अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पर कहा गया था अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज 0। तो यहाँ पर एक ही लाइन में आंसर आपका आ गया, पहली प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज के केस में कौन सा सबसे अधिक सेंसिटिव है, मतलब सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है। तो अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, बताइए। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन तो ये होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है। नहीं मीन डेविएशन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक साथ हों, दोनों एक साथ एक ही वैल्यू के लिए कैलकुलेट किए गए हों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट रिजल्ट देता है देन मीन डेविएशन। इसीलिए उसको बेस्ट या आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। तो इसलिए इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं होता तब मीन डेविएशन यहाँ पे होता है आंसर, ठीक है। मतलब एक तरीके से कहा जाए आंसर तो दोनों सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही है वो स्टैंडर्ड डेविएशन।
हाँ, रेंज भी हो सकता है, रेंज भी यहाँ पे क्या है, मोस्ट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम डेटा, मतलब एक्सट्रीम डेटा से यहाँ पे प्रभावित कौन सा होता है। सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं, सेंसिटिव का मतलब होता है कि जो भी थोड़ा बहुत भी फ्लैक्चुएशन किसी भी डेटा सेट में हो रहा है तो उसको भी मेजर करें। जैसे जो लोग बीएससी किए होंगे, जो जैसे मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकल आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर करना पड़ता है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हमारा हो गया, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जो बहुत से और यूनिवर्सिटी जो देश में है, वहाँ पे क्या है, फिजिकली जो है आपको जाके प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो उस केस में डेटा की सेंसिटिविटी, मतलब उसमें क्या है, माइक्रोस्कोप से डेटा लेते हैं हम लोग, जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोप से डेटा ऑब्जर्व करते हैं, उसमें जितनी भी रीडिंग्स होती हैं माइक्रोस्कोप से या फिर वर्नियर कैलिपर से, मतलब जो बहुत ही छोटी डिस्टेंस को मापने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, हाँ सुरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही माइनर में, जैसे पॉइंट के 3-4 बाद, पॉइंट के 2 अंक के बाद 1 mm आ रहा है, ठीक है, या फिर 2 mm, या फिर इस तरीके से डेटा जो 2 mm 3 mm या पॉइंट के बाद आ रहा है, उस केस में यहाँ पे माइक्रोस्कोप से बहुत ही सेंसिटिव डेटा मेजर किया जाता है। उसकी सेंसिटिविटी मतलब इतने भी फ्लैक्चुएशन, मतलब यहाँ पे 0.001 है, 00 अगर 2 हो जा रहा है तो ये जो बहुत छोटा परिवर्तन है, ये बड़े ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे आपके लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन ये डेटा सेट वहां पे जहाँ पे सेंसिटिव डेटा होता है, वहां पर ये फ्लैक्चुएशन बहुत मैटर करता है। तो उस केस में जब डेटा सेट हमारा सेंसिटिव होता है तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन और ज्योमेट्रिक मीन, ध्यान में रखिएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ज्योमेट्रिक मीन और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों सबसे बेस्ट मेजर होते हैं जब डेटा सेंसिटिव होता है। ठीक है नितिन जी, ये बातें समझ में आई या नहीं। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो हमारे पास बहुत ही माइनर जो फ्लैक्चुएशन होते हैं डेटा में, उनको भी मेजर कर ले। ठीक है, हाँ, रेंज को एक तरीके से लार्ज डेटा बोल सकते हैं हम लोग, कि उसमें क्या है कि सेंसिटिविटी की बातें नहीं होती हैं वहाँ पे। वहाँ पे कहा जाएगा कि कौन सी एक्सट्रीम वैल्यूज से प्रभावित होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज में क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकता है, बहुत छोटी वैल्यू भी हो सकता है। तो जो रेंज हमारे पास होता है वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो अब छोटी वैल्यू अगर मान लीजिए 5 था और उसको घटाकर हम 2 कर दें, या हाईएस्ट वैल्यू 100 था उसको हम बढ़ाकर 110 कर दें, तो उस केस में रेंज आपकी प्रभावित हो गई ना। जब रेंज प्रभावित हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो बड़े डेटा सेट से जो फ्लैक्चुएशन है उससे प्रभावित हो रहा है। लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, बहुत ही जो छोटे चेंजेज होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और ज्योमेट्रिक मीन का। इसीलिए कहा जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, बशर्ते उसमें 2 कंडीशन नहीं होनी चाहिए। 2 कंडीशन मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो ना हो और ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निगेटिव ना हो। तो उस केस में आपका ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से भी अच्छा जो है रिजल्ट देता है। इसीलिए उसका हम यूज करते हैं हमेशा कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। इंडेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे इसका प्रयोग होता है, किस तरीके से इंडेक्स नंबर में इन चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। और इंडेक्स नंबर जो हमारे पास देश स्तर पे जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा कलेक्शन होता है, उसमें एक एक छोटी छोटी चीज़ों के फ्लैक्चुएशन को कैसे मेजर करता है, वो सारी चीज़ें इंडेक्स नंबर वाले चैप्टर में हम लोग बताएंगे आपको। ठीक है, हाँ, चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ ईएसडी और मीन ये है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या था, सिग्मा अपान एक्स बार इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, 5/25 इंटू 100। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 20%। ठीक है, 20%। अब ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी समस्या दिक्कत परेशानी की स्थिति में आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हाँ।
अब हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास शेयर करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच बने और जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू रहें। अभी के लिए हम लोग सैटरडे संडे ही प्रैक्टिस सेट करेंगे, सैटरडे को रात में और संडे को दिन में, ठीक है। और जल्दी ही यूजीसी नेट का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो यूजीसी नेट वाले भी अपना जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे पॉपुलेशन स्टडीज़ का, वो लोग भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आज की क्लास यहीं पर रोका जाए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।